नमस्कार। स्वागत करता हूं आप सभी का फाइनेंशियलॉजी यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज हम डिटेल एनालिसिस करने वाले हैं पेट्रोनेट एलएनजी के बारे में। यहाँ पे कंपनी का बिजनेस मॉडल देखेंगे कि कंपनी पैसे कैसे कमाती है और इसके वैल्यूएशंस के बारे में भी बात करेंगे कि कंपनी क्या अभी आपको सस्ती मिल रही है या महंगी मिल रही है। तो चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कंपनी करती क्या है उससे। अगर मैं कंपनी की बात करूँ तो कंपनी जनरली जो नेचुरल गैस है उस सेगमेंट में काम करती है। ये जो लिक्विफाइड नेचुरल गैस होता है यानी कि एलएनजी, या तो उसको एक्सट्रैक्ट करती है या तो उसको इंपोर्ट करती है। और उसको इंपोर्ट करने के बाद ये जो एलएनजी होता है वो लिक्विड फॉर्म में होता है। ये उसको जो है रीगैसिफिकेशन करते हैं, यानी इसको गैस में जो है दोबारा से कन्वर्ट करते हैं। दोबारा से गैस में कन्वर्ट करने के बाद ये उसका डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं, उसको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं और उसको जो है सेल भी करते हैं। तो यहाँ पे आप देख पा रहोगे और इस तरीके से ये जो है ऑफकोर्स पैसे भी कमाते हैं। तो यहाँ पे ये देख सकते हैं बहुत ही सिंपल यहाँ पर इनका जो प्रोसेस है, एलएनजी को लेना है, लिक्विफाइड नेचुरल गैस को उसको इंपोर्ट करना है, उसका रीगैसिफिकेशन करना है और उसको डिस्ट्रीब्यूट एंड सेल करना है। अब ये तो हो गया कंपनी करती क्या है। अब सबसे पहले यहाँ पे हम देखेंगे कि ये जो इंडस्ट्री है, जो गैस वाली इंडस्ट्री है, ये इसकी ग्रोथ कैसी है। अभी देखिए, मैं जब कभी भी किसी कंपनी का एनालिसिस करता हूँ तो वहाँ पे सबसे पहले मेरा जो फोकस होता है वो कंपनी के ग्रोथ पे होता है कि जो कंपनी का ओवरऑल ग्रोथ है या इवन इंडस्ट्री का ग्रोथ है वो कैसा रहने वाला है। क्योंकि अगर इंडस्ट्री ग्रो करेगी तो जाहिर सी बात है जो उसमें कंपनी है, अगर अच्छी कंपनी तो कंपनी भी ग्रो करेगी, और अगर कंपनी ग्रो करेगी तो स्टॉक तो जो है ओवरऑल उसको फॉलो ही करेगा, तो स्टॉक तो अपने आप जो है ग्रो करेगा ही करेगा। तो अगर यहाँ पे मैं इनके इंडस्ट्री की ग्रोथ की बात करूँ तो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग यहाँ पे ग्रोथ है। अगर मैं इंडिया की अगर डिमांड की बात करूँ, जो इंडिया में जो गैस का डिमांड है वो विच इज एक्सपेक्टेड टू ग्रो फ्रॉम 145 यूनिट टू 251 से लेकर 326 तक। अभी देखिए MMSCMD ये एक यूनिट है, मिलियन मेट्रिक स्टैंडर्ड क्यूबिक मीटर पर डे। अभी आप इस यूनिट को ध्यान मत दीजिए, ये बहुत बड़ा यूनिट है, इसको इतना मतलब इंपॉर्टेंस देने की जरूरत नहीं है। आप इसको जस्ट समझ लीजिए जैसे वेट के लिए किलोग्राम होता है, लिक्विड वगैरह नापने के लिए हम लोग लीटर का यूज करते हैं, सेम उसी तरीके से ये एक यूनिट है। यूनिट इतना समझना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना ये वैल्यू समझना है। अब समझ लीजिए कि 2018 में 145 यूनिट यहाँ पे जो है डिमांड है अपने इंडिया में, जो कि 2030 में बढ़ के हो जाएगी 326। अगर 145 से 326 अगर आप निकालोगे तो ये लगभग 124% का जंप है। और अगर इसको ईयर वाइज अगर कैलकुलेट करोगे तो लगभग हर ईयर में आपको 11% का ग्रोथ यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो 11% से अगर मान लीजिए कोई इंडस्ट्री ग्रो कर रही है तो ये बहुत ही बढ़िया ग्रोथ है दोस्तों, काफ़ी अच्छा ग्रोथ है मेरे हिसाब से। और यही नहीं, अगर मैं इंडस्ट्री ग्रोथ की बात करूँ तो यहाँ पे एक और स्पेसिफिक चीज़ मैं आपको बताऊंगा, वो है जो एनर्जी कंजम्पशन। अगर मैं प्राइमरी एनर्जी कंजम्पशन की बात करूँ तो देखिए हर देश में एनर्जी कंज्यूम होता है किसी न किसी फॉर्म में, राइट। अब हमारे यहाँ गाड़ियाँ चलती है, फैक्ट्रियाँ चलती हैं, उनको चलाने के लिए या तो हम जो ऑयल का यूज करते हैं या फिर गैस वगैरह का यूज करते हैं एज एनर्जी, या फिर हम कोल वगैरह का यूज करते हैं। तो अगर हम इंडिया में बात करें किस तरीके से यूज हो रहा है, तो भी हाल फिलहाल में सबसे ज़्यादा हम जो है कोल का यूज करते हैं 55%, उसके बाद ऑयल का 30%, रिन्यूएबल एनर्जी का 4%, हाइड्रो इलेक्ट्रिक एनर्जी का 4%, न्यूक्लियर एनर्जी 1% और नेचुरल गैस 6%। अभी देखिए यही हमारे काम का है, क्योंकि हम एक ऐसी कंपनी के बारे में बात कर रहे हैं जो इसी सेगमेंट में जो है काम करती है। अगर ये इसको पूरे वर्ल्ड से कंपेयर करें तो अगर वर्ल्ड में हम कंजप्शन देखते हैं तो वर्ल्ड में अगर आप कंजप्शन देखोगे तो सबसे ज़्यादा कोल का होता है 27%, हमारे यहाँ से काफ़ी ज़्यादा कम है। उसके बाद ऑयल का 33%, रिन्यूएबल में 5%, हाइड्रो इलेक्ट्रिक में 7%, न्यूक्लियर एनर्जी में 4% और ये देखिए नेचुरल गैस में 24%। अभी आप इसको कंपेयर करके देखिए इंडिया से, इंडिया में टोटल एनर्जी कंजम्पशन का केवल 6% नेचुरल गैस है और पूरे वर्ल्ड में देखिए ये 24% है। यानी अगर हमको पूरे वर्ल्ड से कैचअप करना होगा तो यहाँ पे अभी भी जो है 4x अपॉर्चुनिटी बची हुई है। यानी अभी यहाँ से भी जो हमारी इंडस्ट्री 4 गुना ग्रो कर सकती है अगर नेचुरल गैस के हम इंडस्ट्री की बात करें। तो ग्रोथ वाइज तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ग्रोथ काफ़ी ज़्यादा शानदार दिखाई दे रही है और मेरे हिसाब से ये ग्रोथ काफ़ी ज़्यादा अच्छी रहने भी वाली है। अब चलिए यहाँ पे थोड़ा सा बात करेंगे इसके बिजनेस मॉडल की। हमने ग्रोथ देख लिया, ग्रोथ तो बहुत अच्छा है। अब कंपनी का थोड़ा सा बिजनेस मॉडल समझते हैं, कंपनी पैसे कैसे कमाती है। अब देखिए यहाँ पे टिपिकल अगर एलएनजी चेन देखिए, जो लिक्विफाइड नेचुरल गैस की चेन होती है, तो सबसे पहले यहाँ पे जो गैस फील्ड होते हैं वहाँ से जो है इसको एक्सट्रैक्ट किया जाता है गैस को। उसके बाद उसका लिक्विफिकेशन होता है, यानी इसको लिक्विड में कन्वर्ट किया जाता है। फिर उसका स्टोरेज होता है, फिर उसको जो ट्रांसफर किया जाता है डिफरेंट जो है शिप वगैरह से, यहाँ पे इसकी लोडिंग होती है। फिर डिफरेंट शिप्स हैं, उसको यहाँ पे लाया जाता है दूसरे लोकेशन पे जहाँ पे उसका यूज होने वाला है। फिर उसकी अनलोडिंग होती है, उसको स्टोरेज में दोबारा से ट्रांसफर करते हैं। फिर उसको जो है पंपिंग करते हैं, एक जो है रीगैसिफिकेशन पंप होता है उसमें उसको जो डालते हैं और वहाँ पे उसका रीगैसिफिकेशन होता है। रीगैसिफिकेशन मतलब अभी यहाँ पे जो लिक्विड में कन्वर्ट हो गया था उस लिक्विड को दोबारा से गैस फॉर्म में कन्वर्ट करना। तो वहाँ पे जो गैस फॉर्म ये कन्वर्ट हो जाता है तो उसके बाद ये वेपराइज एलएनजी हो जाता है, जिसको पाइपलाइन के थ्रू डिफरेंट लोकेशन में पहुंचाया जाता है जहाँ भी उसका यूज हो। अगर मान लीजिए घर में यूज हो रहा है तो यहाँ पे घर पे पहुंचाया जाएगा, फैक्ट्री में यूज हो रहा है तो फैक्ट्री में पहुंचाया जाएगा। तो यहाँ पे ये जो पूरा चेन है इसमें हमारी जो कंपनी पेट्रोनेट एलएनजी वो कहाँ पे है, तो वो यहीं पे है दोस्तों। वो क्या करती है, ये जो एलएनजी आ रहा है यहाँ पे लिक्विड फॉर्म में उसको रीगैसिफिकेशन करती है, यानी गैस के फॉर्म में कन्वर्ट करती है। उसके बाद उसको पाइपलाइन के जरिए जो है बेचती है और डिस्ट्रीब्यूट करती है। अब यहाँ पे आप एक चीज़ समझिए, अभी आपको थोड़ा सा डाउट हो रहा होगा कि यार अल्टीमेटली हो तो वही रहा है, हम जो गैस के फॉर्म में ही इसको यूज कर रहे हैं, राइट। इसको पाइपलाइन में हम जो भेज रहे हैं वो तो गैस ही है, और यहाँ पे हम जो माइन कर रहे हैं, जो एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं वो भी गैस है। तो यार ये बीच में ये प्रोसेस करने की क्या जरूरत है, उसको लिक्विड में बदलने की क्या जरूरत है, राइट। डायरेक्टली हम गैस को निकाल के गैस को क्यों नहीं यूज कर लें। तो यहाँ पे आपको एक चीज़ समझनी पड़ेगी, ये जो गैस होता है इसका ट्रांसपोर्टेशन काफ़ी ज़्यादा महंगा होता है, मतलब इसको ट्रांसफर करना काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्ट होता है। क्यों, अगर उसके लिए मैं आपको बताऊँ तो अगर मान लीजिए कोई एक ऑयल पाइपलाइन है और अगर एक गैस पाइपलाइन है, तो अगर मान लीजिए ऑयल पाइपलाइन जितना ट्रांसफर हो सकता है, गैस पाइपलाइन सेम उसी टाइम में केवल उसका 1/5 हो सकता है। इसका मतलब अगर मान लीजिए एक दिन में ऑयल पाइपलाइन से लगभग 100 लीटर ऑयल जो है आता है, तो अगर मैं
लिक्विड की बात करूँ तो लिक्विड केवल 100/5 केवल 20 लीटर ही यहाँ पे जो है ट्रांसफर किया जा सकता है। यानी इसको ट्रांसफर करना काफ़ी ज़्यादा कठिन है। किसकी बात कर रहा हूँ मैं? गैस की। इसी वजह से जो है यहाँ पे इसको लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट करके तब दोबारा जो है लिक्विड को ट्रांसफर किया जाता है, क्योंकि इसको जो है आसान होता है ट्रांसफर करना। और यही नहीं, अगर नेचुरल गैस को आप 165 डिग्री पे अगर -165 डिग्री पे अगर कूल कर दोगे इसको, तो जाहिर सी बात ये लिक्विड पे कन्वर्ट हो जाएगा। और लिक्विड में कन्वर्ट होने के बाद ये बहुत ज़्यादा कॉम्पैक्ट रहता है और इसका जो वॉल्यूम होता है 106 टाइम्स जो है कम हो जाता है। इसको ऐसे सोचिए, अगर मान लीजिए 6000 लीटर आपके पास लिक्विड है, अगर इसको आप जो है अगर ये इतना गैस है, अगर इसको आप लिक्विड में कन्वर्ट करोगे तो ये 6000/600 ये केवल आपका 10 लीटर जो है लिक्विड बनेगा। अब सोचिए, देखिए यहाँ पे 6000 यूनिट गैस को ट्रांसफर करना कठिन है या केवल 10 लीटर लिक्विड को। तो जाहिर सी बात है लिक्विड को ट्रांसफर करना काफ़ी ज़्यादा आसान होता है और उसी की वजह से जो है इतना बड़ा यहाँ पे प्रोसेस अपनाया जाता है। अदरवाइज हम डायरेक्टली जो है गैस को ही ट्रांसफर करके गैस को यूज कर सकते हैं। अब यहाँ पे आपको एक और चीज़ समझने की जरूरत है कि ये जो मैंने अभी आपको टिपिकली पूरी चेन दिखाई, मैंने उसमें बात किया कि हमारी जो कंपनी है पेट्रोनेट एलएनजी वो यहाँ पे सिचुएट करती है, राइट। तो ये यहाँ पे जो गैस की माइनिंग कर रहा है वो कोई और कर रहा है, तो हमारी कंपनी जो पेट्रोनेट एलएनजी है वो यहाँ से जो इसको इंपोर्ट करती है। तो आप इस चीज़ को भी ध्यान रखिएगा, क्योंकि बाद में जब इंपोर्ट के बारे में बात करेंगे तो ये चीज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाली है। और ये जो रीगैसिफिकेशन करते हैं तो इसके लिए भी हमें कुछ प्लांट या जो है टर्मिनल की यूज होती है, राइट। तो उसके लिए अगर हम बात करें तो हमारे पास पेट्रोनेट एलएनजी के पास स्पेशली 2 टर्मिनल्स हैं जहाँ पे ये जो है रीगैसिफिकेशन करते हैं। एक है दहेज एलएनजी टर्मिनल जो कि गुजरात में सिचुएटेड है और दूसरा है कोच्चि एलएनजी टर्मिनल जो कि केरला में सिचुएटेड है। और अगर अभी मैं बात करूँ इनकी कैपेसिटी की, तो अगर कैपेसिटी आप देखोगे तो एलएनजी दहेज वाले एलएनजी काफ़ी ज़्यादा कैपेसिटी है। 2019 में अभी 17.5 जो है मिलियन मेट्रिक टन पर एनम हो चुकी है। 2004 में ये केवल 5 थी। वहीं अगर कोच्चि वाले की देखिए तो ये अभी भी जो 5 है 5 मिलियन मेट्रिक टन पर एनम। और अगर इसके साथ साथ मैं थोड़ा सा इंपोर्ट्स पर डिपेंडेंसी देखूँ, जैसे मैंने बताया था कि यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा एलएनजी जो है हम बहुत ज़्यादा इंपोर्ट करते हैं। ओवरऑल इंडिया की बात करें तो इंडिया में जितनी भी डोमेस्टिक डिमांड है उसका 50 से 53% जो नेचुरल गैस है वो इंपोर्ट किया था बाहर के देशों से। और अगर किस फॉर्म में किया जाता है, अगर इसको बताएं तो या तो ये जो है डायरेक्टली किसी लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू लाए जाते हैं या किसी थ्रू शॉर्ट परचेज मतलब एक शॉर्ट टर्म परचेज होता है, उसके थ्रू लाए जाते हैं ये डिफरेंट इंटरनेशनल मार्केट से। और यही नहीं, अगर मैं 2019 की बात करूं तो इंडिया में लगभग 24 मिलियन मेट्रिक टन पर एनम जो है यहाँ पे एलएनजी को इंपोर्ट किया गया था। और ये कितना है, तो पूरे वर्ल्ड में जितना भी एलएनजी ट्रेड होता है उसका 6.7% है। तो काफ़ी ज़्यादा बड़े अमाउंट में जो है हम यहाँ पे इंपोर्ट करते हैं पूरे वर्ल्ड मार्केट से। और स्पेशली अगर यहाँ पे हम जो बात करेंगे पेट्रोनेट एलएनजी की, ये तो देखिए पूरा इंडिया का सिनेरियो हो गया। और पेट्रोनेट एलएनजी की सोर्सिंग कहाँ होती है, कहाँ से आती है, मतलब ये इनका जो इनपुट आ रहा है रॉ मटेरियल एलएनजी वो कहाँ से आता है, तो उसमें जो है ये 7.7 जो है मेट्रिक टन पर एनम एलएनजी इंपोर्ट करते हैं। रैस गैस एक कंपनी है कतर की, और ये जो पूरा का पूरा कैपेसिटी ये दहेज टर्मिनल पे जाता है इनके गुजरात वाले पे। उसके बाद अगर मैं बात करूँ सेकंड, तो 1.4 मेट्रिक पर एनम ये जो एलएनजी लाते हैं मार्क से, जो ऑस्ट्रेलियन कंपनी है। और ये पूरी की पूरी जो है एनर्जी यहाँ पे आती है कोच्चि वाले टर्मिनल पे जो कि केरला में सिचुएटेड है। इसके अलावा अगर इनके थोड़ी बहुत और अगर जरूरत पड़ती है तो उसको जो ये सोर्स करते हैं थ्रू स्पॉट या शॉर्ट टर्म कॉन्ट्रैक्ट के जरिए, तो वो इतना अमाउंट नहीं है, इस वजह से यहाँ पे इसको मैंने अलग से नहीं दिखाया है आपको। तो यहाँ पे आप एक चीज़ ध्यान रखना, जो कि इंपोर्ट पे काफ़ी ज़्यादा डिपेंडेंसी है, तो ये इस कंपनी के लिए एक रिस्क भी हो जाता है, जो कि बाद में हम चल के बात करेंगे इसके बारे में। अब यहाँ पे थोड़ा सा एप्लीकेशन देखते हैं कि जो एलएनजी है उसका एप्लीकेशन कहाँ है डिफरेंट। तो सबसे पहला तो एप्लीकेशन है इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने में। उसके बाद पब्लिक एंड कमर्शियल, जैसे आप हमारे घर में हो गए खाना बनाने के लिए, या इवन चाहे वो कमर्शियल हो चाहे रेजिडेंशियल एरिया हो, कहीं भी अगर मान लीजिए खाना वगैरह बनाने के लिए जो पाइपलाइन के थ्रू एलएनजी आती है उसमें इसका होता है। उसके साथ साथ इंडस्ट्री में भी काफ़ी ज़्यादा इसका यूज है। उसके बाद ये डीजल के एज ए अल्टरनेटिव फ्यूल भी यूज़ किया जाता है गाड़ियाँ वगैरह चलाने के लिए। और कई सारे जो है पेट्रोकेमिकल जैसे कि मेथनॉल वगैरह इससे ड्राइव किए जाते हैं इस नेचुरल गैस से। तो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे इसका एप्लीकेशन है। अब चलिए यहाँ पे थोड़ा सा बात करेंगे इनके रेवेन्यू की। यहाँ पे कंपनी रेवेन्यू कैसे कमाती है, तो अगर मैं कस्टमर वाइज ब्रेकअप देखूं तो इनका 90% जो रेवेन्यू आता है वो केवल 3 ही कंपनी से आता है। 70% गेल से आता है और उसका 13% आईओसीएल से और 7% जो है बीपीसीएल से। तो आप देख पा रहे हो 90% केवल यहाँ पे पीएसयू कंपनी से आ रहा है, बाकी का 10% जो है अदर्स कस्टमर से आता है। तो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे कंसंट्रेटेड है, बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे डिपेंडेंसी है इनकी जो है अदर पीएसयू कंपनीज पे। वहीं अगर मैं इनके रेवेन्यू की बात करूँ, यहाँ पे फाइनेंशियल देखने की कोशिश करेंगे तो 2017 में इनका रेवेन्यू था 24,000 करोड़, 2020 में बढ़ के हो गया 35,000 करोड़। अगर यहाँ पे आप जंप देखिए तो पिछले 5 सालों में लगभग 50% का जंप दिखाई दे रहा है रेवेन्यू में, तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा जंप है। लेकिन यहाँ पे आप एक चीज़ ध्यान रखिएगा, पिछले साल से 2019 से यहाँ पे थोड़ा सा रेवेन्यू कम हुआ है, तो ये चीज़ भी आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। उसके बाद अगर मैं इनके नेट प्रॉफिट की बात करूँ तो 2017 में ये था 1700 करोड़, 2020 में बढ़ के गया 2700 करोड़। तो यहाँ पे भी लगभग 50% का जंप दिखाई दे रहा है पिछले 4 सालों में। वहीं अगर मैं इनके ईपीएस की बात करूँ, ईपीएस मतलब अर्निंग पर शेयर ये कितना अर्निंग कर रहे हैं, तो 2017 ये कर रहे थे 11 रुपये 48 पैसे, जो कि 2020 में बढ़ के हो गया 18 रुपये 2 पैसे। तो यहाँ भी अगेन लगभग 50% से ज़्यादा की जंप दिखाई दे रही है पिछले 4 साल में। तो यहाँ पर चाहे रेवेन्यू है, चाहे प्रॉफिट है, चाहे ईपीएस है, तीनों ही जो है काफ़ी शानदार ग्रोथ यहाँ पे दिखाई दे रही है पिछले 4 ईयर के टाइम फ्रेम पे। अब इसके बाद थोड़ा सा यहाँ पे प्रमोटर्स की होल्डिंग देखने की कोशिश करेंगे, तो यहाँ पे प्रमोटर्स 50% यहाँ पे जो होल्डिंग है इनकी, बाकी की 30% लगभग एफआईआई के पास है, 13.5% पब्लिक के पास है और 7% डीआईआई यानी कि म्यूचुअल फंड्स वगैरह हैं।
इसमें भी ये जो स्पेसिफिकली इनका जो 50% है उसमें भी मैं दिखाऊं कि इनका प्रमोटर्स है कौन। तो इन जो ये जो 50% है वो इक्वली डिवाइडेड है 4 कंपनियों में, गेल इंडिया, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन, भारत पेट्रोलियम, उसके बाद ओएनजीसी। तो ये देख सकते हैं चारों के चारों जो पीएसयू कंपनी है ये इसके प्रमोटर्स हैं और सबके पास जो है बराबर बराबर यहाँ पे हिस्सेदारी बची हुई है। अब यहाँ पे हम कंपनी करेंगे स्वॉट एनालिसिस। स्वॉट मतलब स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट। तो उसमें जो है सबसे पहले हम यहाँ पे कंपनी के थोड़ा सा स्ट्रेंथ देखने की कोशिश करेंगे जो कि काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। अगर मैं बात करूँ इंडिया में जितने भी एलएनजी की रिक्वायरमेंट है उसमें उसका 75% जो है पेट्रोनेट अकेले सर्व करता है। तो दिस इज काइंड ऑफ अ मोनोपोली बिजनेस। अगर 75% जो है जब पूरी रिक्वायरमेंट ये अकेले सर्व कर रहे हैं तो काफ़ी जो है अच्छी बिजनेस हो सकती है। यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा एक मोनोपोली बिजनेस है। उसके साथ साथ इनका जो फाइनेंशियल्स है और आरओई नंबर से बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉग है और वो कंटिन्यूसली इंप्रूव भी कर रहा है। मैंने अभी आपको जस्ट फाइनेंशियल्स इसका दिखाया था। उसके साथ साथ इनका जो नेट कैश फ्लो है, चाहे कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी बहुत ही ज़्यादा है। लगभग 30,000 करोड़ के आसपास का जो इनका मार्केट कैप है और लगभग 6 से लेकर 7,000 करोड़ के आसपास का कंपनी जो है फ्री कैश फ्लो बनाती है। तो ये जो बहुत ही अच्छा और बहुत ही स्ट्रॉग नंबर है दोस्तों। यही नहीं, कंपनी के पास डेट काफ़ी ज़्यादा कम है। कंपनी एक कैपिटल इंटेंसिव बिजनेस है, फिर भी यहाँ पे इतना डेट मैनेज करना मतलब बहुत ही एक इनक्रेडिबल कंपनी है यहाँ पे। इसके साथ साथ जो एफआईआई है उनका जो है शेयर होल्डिंग्स लगातार बढ़ रहा है। पिछले क्वार्टर में भी उन्होंने जो अपनी होल्डिंग को बढ़ाई है। और यही नहीं, अगर मैं कंपनी की बात करूँ तो कंपनी डिविडेंड काफ़ी ज़्यादा अच्छा देती है और पिछले 5 सालों में कंपनी ने अपना डिविडेंड इन लगातार बढ़ाया है। ये देखिए बहुत ही अच्छी चीज़ होती है। जैसे जैसे कंपनी की अर्निंग बढ़ती जाती है वैसे वैसे कंपनी अपना अगर डिविडेंड बढ़ा रही है तो ये एक बहुत ही पॉजिटिव साइन होता है कंपनी के लिए, मतलब ये कंपनी काफ़ी ज़्यादा अच्छा कर रही है। उसके बाद यहाँ पे थोड़ा सा वीकनेस देखने की कोशिश करेंगे तो यहाँ पे थोड़ा सा डीग्रोथ हुआ है रेवेन्यू और प्रॉफिट में। मैंने आपको दिखाया था 2019 से लेकर 2020 में यहाँ पे 38,000 करोड़ से लेकर रेवेन्यू इनका घटका 37,000 करोड़ हो गया था। तो यहाँ पे जो है थोड़ा सा डी ग्रोथ दिखाई दे रहा था। उसके साथ साथ म्यूचुअल फंड्स ने अपनी थोड़ी सी शेयर होल्डिंग यहाँ पे थोड़ी डिक्रीज करी है। इसको मैं केवल इतना कंक्लूसिव नहीं मानूंगा क्योंकि म्यूचुअल फंड्स बहुत ज़्यादा रिडेम्पशंस आ जाते हैं, क्लाइंट्स जो है अपने पैसे निकालने लगते हैं प्रॉफिट बुकिंग के लिए, तो उसकी वजह से यहाँ पे थोड़ी सी डिक्रीज हो जाती है होल्डिंग। तो इसको मैं बहुत ज़्यादा कंक्लूसिव खैर नहीं मानूंगा। उसके साथ साथ एक और पॉइंट है, आपको शायद ये इतनी वीकनेस नहीं लगे लेकिन ये मेरा सोचने का तरीका, मेरे को ये वीकनेस लगती है। वो क्यों? क्योंकि ये देखिए पेट्रोनेट एनर्जी एक पीएसयू कंपनी है। यही नहीं, इसके जो क्लाइंट्स है वो सारे के सारे पीएसयू कंपनी है, जैसे कि गेल हो गया, आईओसी हो गया, बीपीसीएल। 90% रेवेन्यू इनका यहीं से आता है। और यही नहीं, यहाँ तक भी नहीं, अगर इनके प्रमोटर्स की बात करूँ तो दे आर ऑल्सो पीएसयू कंपनीज, ओएनजीसी, आईओसी, गेल, बीपीसीएल। मैंने बताया 50% स्टेक जो है इन लोगों के पास है बराबर बराबर। तो यहाँ पे देख पा रहे होंगे गवर्नमेंट का बहुत ज़्यादा इंटरफेरेंस है और शायद इसी की वजह से कभी कभी कंपनी में काफ़ी ज़्यादा ओवर हैंग रहता है। अभी आपको पता होगा गवर्नमेंट जो है अपना स्टेक जो है बेचने की बात कर रहे हैं बीपीसीएल में, राइट। लेकिन वो 2 साल पहले ये आया था न्यूज़ की इनको जो बेचने वाले हैं, अभी 2 साल हो गए, अभी कुछ भी उसका नहीं हुआ, फाइनलाइज नहीं हुआ, राइट। तो ये एक ओवर हैंग रहता है। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ और भी हो सकती है कि अगर मान लीजिए गवर्नमेंट यहाँ पे इनका प्राइवेटाइजेशन करती है तो अगर बीपीसीएल के जब ये स्टेक बेचेंगे तो 12.5% जो इन्होंने पेट्रोनेट एलएनजी में होल्ड कर रखा है तो उसकी वजह से पेट्रोनेट एलएनजी के लिए भी काफ़ी ज़्यादा कॉस्टली हो सकता है, वहाँ पे वैल्यू अनलॉकिंग हो सकती है। तो अगर मान लीजिए ये जब स्टेक बेचेगी गवर्नमेंट बीपीसीएल का तो अभी आप देखोगे पेट्रोनेट एलएनजी के शेयर भी बहुत अच्छी रैली दिखाई देगी आपको। और यहाँ पे थोड़ा सा अपॉर्चुनिटी देखेंगे क्योंकि बहुत ही बड़ी अपॉर्चुनिटी यहाँ पे दिखाई दे रही है। सबसे पहली बात, बहुत ज़्यादा यहाँ पे डिमांड बढ़ रही है यहाँ पे एलएनजी का इंडिया में। अभी मैंने आपको स्टार्टिंग में ही दिखाया था, पूरे वर्ल्ड से अगर देखा जाए तो हम काफ़ी ज़्यादा कम यूज कर रहे हैं यहाँ पे। एनर्जी कंजम्पशन देखिए तो नेचुरल गैस का कंजम्पशन इंडिया में केवल 6% है अपने टोटल एनर्जी कंजम्पशन का, वहीं पूरे वर्ल्ड में देखिए 24% है। तो यहाँ पे अगर कैचअप करना चाहते हैं तो अभी भी यहाँ पे देखिए 4x अपॉर्चुनिटी दिखाई दे रही है, 4 गुना यहाँ पे अपॉर्चुनिटी दिखाई दे रही है। उसके साथ साथ अगर कुछ और बात करें तो एलएनजी एक ऐसा फ्यूल है जिसकी अवेलेबिलिटी लगभग अनएंडिंग है। अभी देखिए अभी हम जब जो डिफरेंट एनर्जी सोर्सेज यूज करते हैं जैसे कि कोल हो गया, पेट्रोकेमिकल जैसे कि डीजल और पेट्रोल हो गए, तो ये ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जिनकी अवेलेबिलिटी ऐसा नहीं है कि हमेशा रहेगी। हो सकता है कुछ सालों में डीजल और पेट्रोल जो है खत्म हो जाएंगे, लेकिन एलएनजी एक ऐसा सोर्स है जिसकी अवेलेबिलिटी अनएंडिंग है, ये कभी भी खत्म नहीं होने वाला है। और शायद इसी की वजह से ये एक रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स के बिल्कुल क्लोज है। अब देखिए एग्जैक्टली ये रिन्यूएबल नहीं है लेकिन उसके बहुत ही क्लोज है। अगर क्यों? क्योंकि इसकी अवेलेबिलिटी बहुत ही ज़्यादा है दोस्तों। इसके साथ साथ एक और यहाँ पे अगर अपॉर्चुनिटी की बात करें तो कंपनी अभी जो है अपने 3 ईयर, 5 ईयर और 10 ईयर का जो इसका हिस्टोरिकल वैल्यूएशन है उससे काफ़ी ज़्यादा जो है लोअर वैल्यूएशन पे ट्रेड कर रही है। तो ये एक बहुत ही बड़ी अपॉर्चुनिटी यहाँ पे मेरे हिसाब से बाइंग करने के लिए। अब यहाँ पे चलिए देखिए 3 चीज़ तो होगी, अब यहाँ पे देखने की कोशिश करेंगे हम थ्रेड्स। लेकिन यहाँ पे मुझे कुछ थ्रेड्स कुछ खास दिखाई नहीं दिए, इस वजह से यहाँ पे आपको कुछ थ्रेड्स बताऊंगा नहीं, क्योंकि कंपनी एक बहुत ही स्ट्रॉग है, गवर्नमेंट बैक्ड कंपनी है, कैश फ्लो काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, पैसा काफ़ी अच्छा बनाती है, फाइनेंशियल्स भी काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं और क्लाइंट्स वगैरह भी इसके जो है काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं क्योंकि वो भी गवर्नमेंट बैक्ड कंपनी है। इस वजह से यहाँ पे मुझे बहुत कुछ ज़्यादा थ्रेड्स नहीं दिखाई दिया। वीकनेस थोड़ी बहुत जरूर जो मैंने आपको ऑलरेडी दिखा दी है। अब चल के यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट वैल्यूएशंस की बात करेंगे। कंपनी का मार्केट कैप है 33,000 करोड़ के आसपास, डिविडेंड यील्ड 5.56 का, लगभग आपको जो है फिक्स डिपॉजिट के बराबर आपको जो है डिविडेंड देती है। 224 रुपये जो भी करंट मार्केट प्राइस है और 12 का पी है स्टॉक का। इंद्रप्रस्थ गैस का देखिए 33 का है, महानगर गैस का देखिए 20 का है, अदानी का तो खैर छोड़ दीजिए बहुत ही ज़्यादा है। और यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा इसको हिस्टोरिकल पी से कंपेयर करके बताऊंगा वैल्यूएशन कोशिश करने की। अब यहाँ पे देखिए मैं इसको देखूंगा 3 ईयर और 5 ईयर के टाइम फ्रेम पे। अगर मैं 3 ईयर का इसका जो है एवरेज पी देखता हूँ तो वो है 15.5, ये इसका हिस्टोरिकल पी की बात कर रहा हूँ मैं। और वहीं अगर मैं 5 ईयर का देखता हूँ तो ये है 17.1। अभी इसका जो अर्निंग पर शेयर ईपीएस वो है 18.02 और यहाँ पे भी 18.02, राइट। अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करके देखने की कोशिश करता हूँ तो 3 ईयर के टाइम फ्रेम पे जो मेरा शेयर प्राइस निकल के आ रहा है वो आ रहा है 279 का और 5 ईयर पे जो आ रहा है वो 308 का।
राइट। अब चलिए यहाँ पे थोड़ा सा इसको फिर से देखते हैं। 3 ईयर के टाइम फ्रेम से मेरे को जो इसका सही वैल्यू निकल के आ रहा है वो 279, 5 ईयर के टाइम फ्रेम पे जो इसका मीडियन पी है उसके बेसिस पे निकल के आ रहा है 302। तो अभी शेयर का प्राइस हमें दिखाया आपको 224 ट्रेवल कर रहा है, राइट, मतलब ट्रेड कर रहा है। तो शेयर अभी भी काफी ज्यादा अंडर वैल्यूड है, चाहे वो 3 ईयर के वैल्यूएशन से कंपेयर करिए उसको, चाहे 5 ईयर के वैल्यूएशन से कंपेयर करिए। अब देखिए जनरली मैं आपको चल के टेक्निकल चार्ट दिखाता हूँ और वहाँ पे मैं आपको सपोर्ट प्राइस वगैरह दिखाता हूँ कि आपको जो है किस प्राइस से बाइंग करना है। लेकिन अभी कंपनी का जो करंट मार्केट प्राइस है वही इसके जो फेयर वैल्यू है उससे काफी ज्यादा नीचे ट्रेड कर रहा है। तो यहाँ पे मैं आपको चार्ट वगैरह नहीं दिखाऊंगा। अभी तो आप मान लीजिए 224 पर शेयर ट्रेड कर रहा है, 224 से लेकर 279 इस रेंज में आप कहीं भी बाइंग करिए, कंपनी आपको सस्ती ही मिल रही है। तो इस वजह से मैं आपको चार्ट वगैरह नहीं दिखाऊंगा और मेरे हिसाब से कंपनी अभी भी काफी ज्यादा हाईली अंडर वैल्यूड है। उसके साथ साथ कंपनी की स्ट्रेंथ और वीकनेस क्या है वो भी मैंने आपको ध्यान में दिखा दी है। तो अगर यहाँ पे आप बाइंग करना चाहते हो तो कंपनी के साथ 2-3 जो वीकनेस थी वो आपको ध्यान में रखना है और भी आपको चल के जो है कंपनी को बाइंग करना है। तो आई होप कि वीडियो आपको एनालिसिस जो है पसंद आया होगा, और अगर वीडियो का एनालिसिस पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, वीडियो को लाइक कर देना, बेल आइकन भी दबाना और मुझे कमेंट करके बताना कि आप इस कंपनी में अभी क्या कर रहे हो, आपने यहाँ पे बाइंग करी या नहीं करनी है। कमेंट करके आप मुझे जरूर बताइए वीडियो आपको कैसा लगा, क्योंकि जब मैं इतना मेहनत करता हूँ और आप लोग अगर मुझे कमेंट करते हैं तो उससे मुझे काफ़ी ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है। आप लोग ये भी ध्यान में देते होंगे कि मैं सारे कमेंट्स हो, चाहे आप कमेंट कभी भी करिए, मैं उसका कमेंट का रिप्लाई जरूर देता हूँ और बहुत जल्दी जल्दी रिप्लाई देने की कोशिश करता हूँ। वीडियो यहीं पे स्टॉप करेंगे। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे। जय हिंद दोस्तों।